नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों और आप सभी का अनुज गर्ग कोचिंग के YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आधुनिक भारत के पार्ट 3 इस क्वारंटाइन सीरीज के भाग 3 में मैं आप सभी के साथ जुड़ने जा रहा हूं। और आज हम एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे आप लोग बात कर सकते हो, आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि आधुनिक भारत के इतिहास का सेंट्रल पॉइंट, एक जो न्यूक्लियस होता है ना, एक टॉपिक जिससे बाकी सारे टॉपिक जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार के आज हम टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। और ये एक प्रश्न है, ये जो टॉपिक है ये एक प्रश्न है कि आखिरकार ये जो 350 सालों का ब्रिटिश अस्तित्व भारत में रहा। अरे भाई, ब्रिटिश भारत में 1606 में आए, 1606 में आए, 1947 में ये लोग गए। तो आखिरकार ये जो 350 सालों का ब्रिटिश अस्तित्व भारत पर रहा, इसके क्या मायने थे? क्या ब्रिटिश का भारत में रहना 350 ईयर्स तक लगभग रहना, मोटे मोटे तौर पे 350 वर्ष तक रहना, क्या ब्रिटिश का कोई हित छुपा हुआ था? क्या भारत में ब्रिटिश के कोई इंटरेस्ट थे? और देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये केवल आप लोगों का भारत के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, बल्कि अमेरिका और अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में और एशिया के दूसरे देशों के परिप्रेक्ष्य पे भी लागू होगा। अब भाई, ब्रिटिश जैसे भारत आए थे वैसे ही वो अमेरिका में भी गए थे, वैसे ही वो अफ्रीका में भी गए थे, एशिया के दूसरे देशों में भी गए थे। मैं आप लोगों को केवल भारत का उत्तर दूंगा और आप सभी को दूसरे सभी देशों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। सवाल यह है कि आखिरकार ये ब्रिटिश जो थे वो 350 साल भारत पर कर क्या रहे थे? क्या ब्रिटिश का कोई लाभ छुपा हुआ था? क्या ब्रिटिश का भारत से कोई फायदा जुड़ा हुआ था? इस प्रश्न की मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं। और यह टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द आपके पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस घूमता है। अब देखिए दोस्तों, 350 साल ब्रिटिश भारत में रहे तो उनका कोई ना कोई तो लाभ छुपा हुआ था। ऐसा नहीं है कि उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं था, नहीं तो वो भारत में क्यों आते? अरे भाई, भारत ब्रिटेन के लिए एक बहुत ज्यादा लाभदायक देश था, एक प्रॉफिटेबल देश था, इसलिए वो भारत में रहे। एक बात आपको मैं बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपका 1939 से 1945 के बीच में चलता है और उसके 2 साल बाद ही भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है और 47 में भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग घटना होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, कि लंदन मतलब ब्रिटेन भारत का एक कर्जदार बन जाता है। भारत का वो कर्जदार बन जाता है। मतलब एक ऐसा देश, वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले आप लोग थोड़ा सोचिए, एक ऐसा देश जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को स्पॉन्सर कर रहा था। अरे भारत ने क्या ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को स्पॉन्सर नहीं किया क्या? अभी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे ब्रिटेन का हित भारत में छुपा हुआ था। और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को तो स्पॉन्सर कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। खुद की जो औद्योगिकरण था, खुद का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंडिया में, वो तो एकदम गिरता चला जा रहा था। हमारे यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन गिर रहा था और ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम स्पॉन्सर कर रहे थे। तो ये कैसा विरोधाभास है? अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 1945 से पहले, वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले, 1939 से पहले, भारत ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल देश था। इंडिया वाज अ प्रॉफिटेबल डील फॉर द ब्रिटिश। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन, लंदन भारत का एक कर्जदार बन गया। भारत की स्वतंत्रता में यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि अब भारत धीरे धीरे ब्रिटेन के लिए एक प्रॉफिटेबल देश नहीं था। मेरी बात को आप समझने का प्रयास करिए। 1947 में जो हमको स्वतंत्रता मिली, उसके पीछे के कई सारे कारण थे। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी भी कारण था। गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट भी कारण था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने ऑर्डर दे दिया कि डीकोलोनाइजेशन करो, वो भी एक कारण था। लेकिन इन सब के बीच एक और बहुत बड़ा कारण था। समय के साथ साथ अब ब्रिटेन के लिए भारत एक लाभदायक देश नहीं रहेगा, इसलिए भी भारत को स्वतंत्रता मिली। ये भी उसके पीछे का एक कारण था और ये पार्टीशन के पीछे का भी एक कारण बना।
ये विभाजन के पीछे का भी एक कारण बना। खैर अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 350 साल ब्रिटिश भारत में थे, उनका लाभ जुड़ा हुआ था, उनका हित जुड़ा हुआ था। हमको समझने की कोशिश करना है इस लेक्चर में कैसे उनका हित और कैसे उनका लाभ जुड़ा हुआ था, और जब उनका हित भारत में कमजोर होने लगा, भारत की स्वतंत्रता में यह भी एक कारण बना। यह अकेला नहीं था, लेकिन यह भी एक कारण बना। अब सवाल यह आता है कि सर कहानी की शुरुआत कैसे होती है। यह तो आपने पूरा सार बता दिया है कि ब्रिटेन का हित जुड़ा हुआ था, ब्रिट और इंडिया जो था वो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को स्पॉन्सर कर रहा था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? इस कहानी की शुरुआत आप लोग दोस्तों एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना से देखोगे। और इस कहानी को शुरू करने से पहले एक नई कहानी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। शायद अभी तक YouTube पे करी जाने वाली इस साल की मेरे द्वारा सबसे बड़ी घोषणा है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और आप लोगों का उत्साह मैं देखना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। मैं इस क्वारंटाइन सीरीज के द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये हो रही है कि हम लोग वन वे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। आप अपने डाउट्स नहीं पूछ पा रहे हो, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं। मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों के क्वारंटाइन को और ज्यादा प्रोडक्टिव उत्पादक बनाने के लिए प्राचीन भारत के इतिहास का कंप्लीट मैं आप लोगों को एक फ्री कोर्स लाइव आप लोगों के साथ कंडक्ट करने वाला हूं। इसमें 5 सेशन होंगे। इसमें हड़प्पा सभ्यता होगी, ऋग्वेदिक पीरियड होगा, महाजनपद काल इसमें होगा, और इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे मतलब मौर्य काल इसमें होगा, जैनिज्म और बुद्धिज्म भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ इसमें गुप्त वंश भी होगा। ये कंप्लीटली फ्री है। प्राचीन भारत के इतिहास का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों के साथ कवर कर रहा हूं, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ये कब से शुरू हो रहा है? 26 तारीख से शुरू हो रहा है, और ये कब तक चलेगा? आप लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास तो मैं कोशिश करेंगे हम कि अप्रैल में निपटा दें। आपके सामने स्क्रीन पे पूरा स्केड्यूल होगा, और इसी के साथ साथ फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ बोनस लेक्चर्स भी लाया हूं। आप बोनस लेक्चर्स में देख पा रहे होंगे, एक बोनस लेक्चर इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। शशि थरूर साहब की जो किताब है एरा ऑफ डार्कनेस, उसकी समरी 1 घंटे में मैं आपसे लाइव डिस्कस करूंगा। अमेरिकी क्रांति के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूं, विश्व के महान विचारक इनके बारे में भी डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोगों का ये क्वारंटाइन जो है वो प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये पूरे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज आपको मैं फ्री कंडक्ट लाइव कर रहा हूं। ये पूरे सेशन अनअकैडमी पे कंडक्ट होंगे, ये पूरी तरीके से फ्री है। आप सभी इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपसे मेरा मतलब यहां पे असीमित नंबर, जो नंबर है वो फिक्स नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं सैकड़ों हजारों की मात्रा में एस्पिरेंट से जुड़ूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस जो ये आपके लिए मैं अवसर लाया हूं, आप तो इसमें एनरोल करें ही सही, और दूसरे जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपके जो मित्र हैं, उनसे भी कहिए कि प्राचीन भारत के इतिहास मेरे द्वारा 5 सेशन में कंप्लीट आप लोगों के लिए फ्री लाइव डिस्कशन के साथ लाया जा रहा है। आप लोग मेरे साथ उसमें अवश्य जुड़े। आप लोगों को पूरी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। हर क्लास में आपको सेपरेट इसमें एनरोल करना होगा, और हर दिन में आप लोगों से मिलूंगा। 26 तारीख से हम इस सेशन को प्रारंभ करेंगे। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है। अब आप लोगों का अगर कमेंट सेक्शन में मुझे इस खुशखबरी का उत्साह देखने को यदि नहीं मिला है ना, आप ऐसा मेरे को लिख के भेजिएगा कि सर हाँ हमने इसमें एनरोल कर लिया है और ये सीरीज हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगी, तो मुझे पता तो लगे आप लोगों का उत्साह कैसा है। अगर आप लोगों का उत्साह वर्धन मुझे देखने को मिला, हो सकता है आगे चल के एक और कोई सीरीज आपके साथ लॉन्च की जाए। स्पेक्ट्रम सीरीज तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं, मैंने सोचा एक और आप लोगों के लिए क्वारंटाइन में प्रोडक्टिविटी सेशंस को चलाए जाए। खैर एनीवे, अभी हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यार मैं क्या करूं, मैं अपने बालों से खुद बहुत परेशान हो चुका हूं। अब आप लोग भी खुद भी समझ रहे होंगे कि क्वारंटाइन ने बाबा जी बनके काफी सारे लोग बाहर निकलने वाले हैं। तो भारत जो था वो ब्रिटेन के लिए एक लाभदायक देश था। इसकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए दोस्तों, मैंने पिछले सत्रों में आपसे इस मुद्दे पे चर्चा की है। मैं आप लोगों को रिकॉल भी इस मुद्दे पे कराना चाहूंगा कि ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो वो व्यापार करने के लिए आती है, और व्यापार का मकसद होता है, ट्रेड का मकसद होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। शुरुआत में कंपनी क्या करती है, ब्रिटेन से पैसा लाती है, भारत में प्रोडक्ट्स को खरीदती है और भारत के प्रोडक्ट्स को महंगे दामों में बेच के ब्रिटेन में पैसा कमाती है। मतलब एक बात तो यहां से हमको ये समझ में आती है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड यूरोप में थी। ऐसा नहीं है कि भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी भी यूरोप में थी ही नहीं। भारत की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी सर एंड मैन। पूरे वर्ल्ड में और खासकर यूरोप में, ब्रिटेन में भी भारत का एक बहुत बड़ा प्रतिशत एक्सपोर्ट हुआ करता था, निर्यात हुआ करता था। हम प्रोड्यूसर थे और यूरोपियन नेशंस कंज्यूमर थे। भारत की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा मजबूत थी। तो ब्रिटेन क्या करा करता था, शुरुआत में वो पैसे लाया करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स को खरीदा करती थी, उन प्रोडक्ट को जाके बेचा करती थी और मुनाफा कमाया करती थी। इस प्रकार का सिस्टम चला। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब वन वे फ्री ट्रेड जैसे चार्टर एक्ट आना शुरू हुए, एक तरफा मुक्त व्यापार जैसे चार्टर एक्ट आना शुरू हुए। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813। अब इस 1813 के चार्टर एक्ट में मित्रों क्या हुआ कि अगर ब्रिटेन से भारत में कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, अगर ब्रिटेन से भारत में कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप अभी तो बता रहे थे कि इंडिया के प्रोडक्ट्स ब्रिटेन जाया करते थे, तो ये उल्टा कैसे हो गया सिस्टम, अब ब्रिटेन से इंडिया कैसे आने लगे। अरे भैया 1750 के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी, और औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन ने प्रोडक्शन बड़ा बड़ा कर चालू कर दिया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्पॉन्सर भारत कैसे कर रहा था, भारत ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होने वाले वस्तुओं के लिए कच्चा माल प्रोवाइड कराया करता था, और जब वो फिनिश गुड्स बन जाया करते थे तो भारत उनका एक मार्केट भी था। मतलब भारत एक तरफ तो कच्चा माल भेज रहा है ब्रिटेन में, और जब उस कच्चे माल से फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, वो फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूम भी, फाइनल प्रोडक्ट को भारत में भेजा जा रहा है। भारत एक बाजार का भी काम कर रहा है। तो इंडिया की तो खुद की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो डिक्लाइन हुई। वन वे फ्री ट्रेड जैसा चार्टर एक्ट आया, एक तरफा मुक्त व्यापार जैसा चार्टर एक्ट आया, अगर ब्रिटेन से कोई भी वस्तु भारत में आती थी तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा करता था, टैरिफ नहीं लगा करता था, और अगर इंडिया से कोई भी चीज ब्रिटेन जा रही है तो उसमें 90% तक के टैरिफ हुआ करते थे। अरे भाई 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, 2017-18 से जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, व्यापार युद्ध की शुरुआत हुई, तो इस व्यापार युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, चाइना के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाना चालू कर दिया। तो अब चाइना के प्रोडक्ट जब भी अमेरिका में आएंगे उनकी रेट बढ़ जाएगी, तो रेट बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, अमेरिका वासी उसको कंज्यूम कब करेंगे। तो इसी प्रकार का एक रेस्ट्रिक्शन ब्रिटेन ने लगा दिया कि ब्रिटेन से, इंडिया से अगर कोई भी प्रोडक्ट ब्रिटेन जा रहा है तो उस पर इतना ज्यादा टैरिफ है कि ब्रिटेन वासी उसको कंज्यूम ही नहीं करेंगे। और अगर इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट, अगर ब्रिटेन से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है तो उस पर कोई भी टैरिफ ही नहीं है। वन वे फ्री ट्रेड जैसी पॉलिसी, इससे धन का निष्कासन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई, धन का निष्कासन इससे हुआ। तो ब्रिटिश भारत में 350 सालों तक था तो उसका लाभ छुपा हुआ था। शुरुआत में उसने व्यापार करके लाभ कमाया। और देखो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, 15th-16th सेंचुरी में जब ये यूरोपीय देश पूरे विश्व के भ्रमण पे निकलते हैं, अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे एशिया, सारे देशों में ये जाते हैं, तो याद रखना कि 15वीं-16वीं शताब्दी में ब्रिटेन के राजा, मतलब यूरोप के राजाओं के द्वारा एक नारा दिया गया था, गॉड ग्लोरी और गोल्ड का। गॉड ग्लोरी और गोल्ड का, गॉड से मेरा मतलब है भगवान, भगवान से मेरा मतलब है रिलीजन, धर्म। तो जो यूरोप के देश थे उनका एक मकसद धर्म का प्रचार करना भी था, ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना भी था, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना भी था, क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन करना भी था। तो यहां से इनका मकसद गॉड भी था। अरे भाई क्रिश्चियन मिशनरी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में भेजी गई थी ना, तो गॉड मतलब धर्म का प्रचार प्रसार इनका मतलब था, मकसद था। ग्लोरी, अब देखो
ब्रिटेन, यूरोप के दूसरे देश जैसे कि फ्रांस, स्पेन, इनके राजा ताकतवर हो रहे थे, तो इनको ये चाहिए था कि भैया हमारे ताकत की चर्चा पूरे विश्व में हो, तो ग्लोरी की बात होगी, मतलब ये अपने साम्राज्य को विस्तार भी करना चाहते थे। तो एक नारा इन्होंने ग्लोरी का दिया, तीसरा नारा इन्होंने गोल्ड का दिया, क्योंकि सबसे प्राथमिक चीज तो गोल्ड थी। दूसरे देशों की जो पैसा है, याद रखिएगा, एक 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 मजबूत राजतंत्र, एक मजबूत सरकार या मजबूत देश या मजबूत राजा, अगर आप इनकी मजबूती की बात करते हो कि तो इनकी मजबूती इनकी पैसे से भी आती है सर एंड में। क्या मैं ऐसा बोलूं तो ये गलत होगा कि एक मजबूत सरकार को या एक मजबूत देश को या एक मजबूत राजा को अपने कार्यकलापों को चलाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की भी जरूरत पड़ती है। इकोनॉमी तो हमेशा बेसिस रहेगी सही ना उसका, तो इकोनॉमी की जरूरत तो इनको पड़ेगी सही। आज अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर स्टेटस उसने क्यों ग्रहण कर रखा है? डॉलर को आप देख लो कितनी स्ट्रांग करेंसी है, और अमेरिका की नेवी और अमेरिका की मिलिट्री की बात कर लो, यूएसए का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, सेना पे जो खर्चा करता है, काफी सारे देश का तो जोड़ के उतना खर्चा नहीं होता है। लेकिन आज तो एक प्रश्न उठ गया है कि क्या मिलिट्री और क्या पैसे से ही किसी भी देश का सुपर पावर स्टेटस इंश्योर्ड होता है? तो फिर कोविड-19 का सबसे ज्यादा प्रकोप ही अमेरिका में, तो इसमें तो अमेरिका की खेल लीडरशिप फेल्योर रहा, और भारत में एक नेतृत्व अच्छा रहा कि हमने इतनी ज्यादा स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया, तभी लॉकडाउन लगा दिया। नहीं तो भारत में तो और गंभीर स्थिति हो सकती थी, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। ये मेरी नाराजगी उन सभी लोगों से। तो आप लोगों की सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसको टोकें, आप घर से बाहर निकल के ना टोकें उसको, अगर आप अपने आस पड़ोस में देखते हो तो टोकें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी। तो ये गॉड ग्लोरी और गोल्ड का नारा दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक हित तो इनका छुपा ही हुआ था अपने एक्सपेंशन में, विस्तार में। तो ब्रिटेन के भारत से अभी तक कौन कौन से हित निकल के आए? एक तो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी, भारत उसको स्पॉन्सर कर रहा था, रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहा था, और ब्रिटेन के गुड्स के लिए एक मार्केट था। मैंने आपको बताया वन वे फ्री ट्रेड जैसी पॉलिसी आ गई। तो जब भारत में ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स आएंगे तो क्या होगा अब दोस्तों? भारत से पैसा भी तो जाएगा ना, पैसा भी तो देना पड़ेगा ना उसको। तो भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई, धन का निष्कासन हुआ। और भी कई सारी पॉलिसी के तहत ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई। जैसे ब्रिटेन में लंदन में जो अधिकारी बैठे हुए थे, उनकी सैलरी भारत के पैसे से दी जाती थी, तो लंदन में बैठे अधिकारियों की सैलरी भारत क्यों दे रहे हैं भाई? आप लोगों को जान के हैरानी होगी, मैं बताऊं आपको, ये बहुत बड़ा फिगर है। ब्रिटेन के और भारत के बीच में एक समय तक आते आते जो एक्सपोर्ट रेशियो था, जो निर्यात अनुपात था, वो 1:5200 हो गया था। 1:5200। मतलब क्या है कि अगर इंडिया से एक कोई प्रोडक्ट ब्रिटेन में जा रहा है तो ब्रिटेन से भारत में 5200 वस्तुएं आ रही हैं। इसका मतलब अगर इंडिया से 10 प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो मतलब अगर आप मान लें 1000 प्रोडक्ट अगर जा रहे हैं भारत से, तो 52 लाख वस्तुएं ब्रिटेन से आ रही हैं। इतना भयंकर एक्सपोर्ट रेशियो। तो मतलब इंडिया तो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बन चुका था ब्रिटिश गुड्स का। जो पहले ब्रिटेन एक कंज्यूमर था भारत के गुड्स का, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की वर्ल्ड फेमस हुआ करती थी, अब भारत एक कंज्यूमर नेशन बन के रह गया। और तब से ही तो फिर आप लोग देखो, हम लोग कंज्यूम 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 ही कर रहे हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे यहाँ पे 1991 में आते हैं, तब स्थिति में एक थोड़ा सा बदलाव होते हुए दिखता है, हमारे एक्सपोर्ट रिलेटिवली बढ़ते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम तो पूरी उसी जमाने की ना। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रीज ग्रो करा करती थी। जो भारत की कॉटन टेक्सटाइल थी वो पूरे विश्व में उसकी चर्चा थी। कार्ल मार्क्स ने भी इस बात को कोट किया 1853 में। और फिर आप देख लो, इंडिया एक कंज्यूमर बन के रहेगा। और फिर हमारे यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, आज तक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तक हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि आज भी आप देखोगे, आजादी के बाद से अगर आप देखोगे तो औद्योगिकरण का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो कम ही रहा है ना। और औद्योगिकरण के साथ सबसे बड़ी एक चीज ये है कि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हो तो इंडस्ट्री सेक्टर इज ए लेबर इंटेंसिव सेक्टर। औद्योगिक जो क्षेत्र होता है वो एक श्रम गहन क्षेत्र होता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब आप बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे क्या कर सकते हो? रोजगार दे सकते हो। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर की बात करो तो
इंडस्ट्री सेक्टर में एक मतलब बहुत ज्यादा हार्ड कोई कोर ट्रेनिंग दिए हुए बिना भी काम चलाया जा सकता है कुछ इंडस्ट्रीज में। तो ये तो लेबर इंटेंसिव होता है। तो इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे डेवलप नहीं हुई, इसलिए बेरोजगारी भी इतनी ज्यादा रही और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इतना बड़ा रहा, अनौपचारिक क्षेत्र भी इतना बड़ा रहा। अब आज अगर हम इंडस्ट्रीज की तरफ जाते हैं और रोजगार वहां पे देने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि आज ये प्रश्न उठता है कि क्या इंडस्ट्री सेक्टर आज भी उतना ही लेबर इंटेंसिव है जितना पहले हुआ करता था। मेरी समझ में तो अभी नहीं है इतना लेबर इंटेंसिव। आज आप उतना ज्यादा रोजगार उसमें दे ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? अरे कार इंडस्ट्री की बात कर लो, 90% से ज्यादा कार इंडस्ट्री में ऑटोमेशन है। 90% से ज्यादा कार इंडस्ट्री में ह्यूमन की काम ही नहीं पड़ता है। तो इंडस्ट्री सेक्टर आज उतना लेबर इंटेंसिव थोड़ा ना है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। हमने वो पीक टाइम को खो दिया है। हमारी दुविधा ये रही कि हमने कृषि से डायरेक्ट छलांग लगा दी सर्विस सेक्टर पे, हमने इंडस्ट्री को स्किप कर दिया, जबकि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विसेज पे पहुंचना था। और वो इंडस्ट्री सेक्टर र्यून कब हुआ? ब्रिटिश के जमाने से हुआ, तब से वो बर्बादी होता चलता आ रहा है। अभी ऐसा नहीं कि पूरी अब आज की चीजें अलग है, लेकिन आजादी के समय का हमने गोल्डन पीरियड तो छोड़ दिया ना। अमेरिका में तो औद्योगिकरण उसके आजादी के बाद ही आप लोग देखोगे कि नॉर्थ अमेरिका में औद्योगिकरण था। अब भारत में तो कई साल लेट आया ना। जो ब्रिटेन में 1750 में चालू हो चुका, अमेरिका में भी थोड़ी इसी समय के आसपास, भारत में तो वो मतलब जहां इन देशों का औद्योगिकरण चालू हो रहा था, भारत का भी औद्योगिकरण हो रहा था, भारत की इंडस्ट्रीज गिर रही थी। और फिर वो देख लीजिए आप, आजादी के बाद भी कोई ऐसी होप नहीं थी। तो इतिहास को आपको जोड़ के तो देखना पड़ेगा ना करंट से, और इतिहास को आपसे अर्थव्यवस्था से जोड़ के तो देखना पड़ेगा ना। जो आपकी शुरुआत के अर्थव्यवस्था के चैप्टर्स मेरे दोस्तों आएंगे आपके, जिनका नाम आप देखोगे, इंडिया, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय कैसी थी, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं इतिहास में ही डेवलप हुआ है मित्रों। 1991 से पहले आप जितनी भी प्रॉब्लम्स देखोगे, उसका तो पूरा का पूरा इतिहास से डेवलप हुआ है ना। और हम आजादी के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स इतनी जल्दी क्यों नहीं ला पाए? आजादी के बाद यदि आप बात करें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम इतनी जल्दी क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि अभी अभी तो हम गुलामी की दास्ता से हमारी बेड़ियां की, हमें बेड़ियां हमारी खोली गई थी। अभी तो हमें ब्रिटिश सरकार गई थी। तो ब्रिटिश सरकार का इतना जो एक्सपीरियंस रहा उपनिवेशवादी सरकार का, उससे ऐसा थोड़ी ना हम एक साथ ही ग्लोबलाइजेशन को भी कर देते। अब शशि थरूर साहब तो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि एवरी पर्सन हु केम इन इंडिया वी सस्पेक्टेड हिम विथ ए ब्रीफ केस, वी सस्पेक्टेड हिम एज ए कोलोनाइजर। कि कोई भी व्यक्ति जब ब्रीफ केस में अपनी डील लेके आता था, तो हम तो उसको ब्रिटिश की भांति ही देखते थे कि ये भी उपनिवेशी बनाने के लिए भारत को आया। तो इतनी जल्दी तो संभव नहीं था ना, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा ब्रिटिश ने जो भारत का आर्थिक शोषण करा। ऐसा थोड़ा एलपीजी रिफॉर्म हाथों हाथ चालू कर देते। हम तो सस्पिशन की नजर से देखते थे, कोई ब्रीफ केस लेके डील का आया करता था तो हमें उसमें समय लग गया। तो ये जितनी भी समस्या है, इनकी इजाद, इनकी जड़ें तो आप लोगों को इतिहास में देखना पड़ेंगी ना। दिस इज हाउ यूपीएससी प्रिपरेशन इज डन, कनेक्टिंग द डॉट्स। आप लोगों को टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को आपस में जोड़ के देखना। तो ब्रिटिश भारत में लाभ के लिए थे, औद्योगिक क्रांति स्पॉन्सर कर रहा था भारत, फिनिश गुड्स जो थे उनको कंज्यूम कर रहा था भारत, भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी, भारत गरीब हो रहा था और ब्रिटेन अमीर हो रहा था। 23%, 23% कॉन्ट्रीब्यूशन था सरेंडर में भारत का 1750 में। वो कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड की जीडीपी में 23% कॉन्ट्रीब्यूशन भारत का था। वो 3% रह गया जब ब्रिटिश गए, 3% रह गया जब ब्रिटिश गए थे। तो ये कहां कैसे हुआ? ये ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी उसका प्रभाव था। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये 350 सालों का जो ब्रिटिश रूल था, ये ब्रिटिश शासन था या ब्रिटिश अस्तित्व था। अब मैं इसको ब्रिटिश अस्तित्व क्यों बोल रहा हूं? मैं इसको ब्रिटिश अस्तित्व क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ब्रिटिश शासन 350 को नहीं था, 350 ईयर्स का नहीं था। शुरुआत के 150 सालों में उन्होंने शासन नहीं किया, उन्होंने व्यापार किया। तो जब मैं ब्रिटिश अस्तित्व बोलता हूं, तो उसमें रूल भी आ जाता है, ट्रेड भी आ जाता है। मेरी बात को आप लोगों को समझना चाहिए। जब मैं उसको ब्रिटिश अस्तित्व बोल रहा हूं, ब्रिटिश एग्जिस्टेंस बोल रहा हूं, तो उसमें शुरुआत के व्यापार के 150 साल भी आ गए और बाद के उसमें शासन भी आ गए। इतनी बात आपको मेरी समझते आनी चाहिए। और जैसे 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 भारत
प्रॉफिटेबल उनके लिए नहीं रहा, सेकंड वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल दिया, वो अपना एक एग्जिट गेट ढूंढने लगे भारत में। वो पार्टीशन का भी वो कारण बना। कभी मौका मिला इस पर चर्चा करेंगे। अब क्या है पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में उपनिवेशवाद? उपनिवेशवाद मतलब ब्रिटेन का आर्थिक हित। उपनिवेशवाद का मतलब हो गया, कॉलोनियलिज्म का मतलब हो गया ब्रिटिश का भारत में जो इंटरेस्ट था उसको अभी आप कॉलोनियलिज्म समझ लो। वैसे तो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, 4-5 घंटे की चर्चा इसमें चाहिए होती है, लेकिन अगर अभी मैं इसको कट टू शॉर्ट करना चाहूं, ब्रिटेन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इंडिया में था उसको कॉलोनियलिज्म बोल रहा हूं, उसको उपनिवेशवाद बोल रहा हूं। तो पूरा जो आपका सिलेबस है वो तो उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ है ना भैया। ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवादी हितों के चलते तो था, कॉलोनियल हितों के चलते। अमेरिका में भी वो कॉलोनियल इंटरेस्ट के चलते था। इसलिए तो ये क्वेश्चन अमेरिकी क्रांति के बारे में यूपीएससी मेंस के 2014 के एग्जाम में आपसे पूछा गया, मुख्य परीक्षा में। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। अमेरिकी क्रांति तो वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह था। तो मर्केंटिलिज्म का मतलब आप लोग अभी कॉलोनियलिज्म से रिलेट कर लो, उपनिवेशवाद से रिलेट कर लो। अभी इसका मतलब आप थोड़ा चेंज कर दो। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज द रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश की उपनिवेशवादी नीतियों के खिलाफ एक क्रांति थी, मर्केंटाइल क्रांति थी। मर्केंटाइल के खिलाफ एक क्रांति थी, वाणिज्यवाद के खिलाफ। तो भारत में भी जो 1857 की क्रांति हुई वो ब्रिटिश के उपनिवेशवाद के खिलाफ ही तो थी। उसमें एक पॉइंट ये भी तो था कि ब्रिटिश ने जो कृषकों के ऊपर अत्याचार करा, जो हैंडीक्राफ्ट के ऊपर अत्याचार हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर, तो जो 1857 के रिवोल्ट में आप लोग इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण पढ़ते हो, वो क्या है? वो क्या है जो 1857 की क्रांति में हम लोग इकोनॉमिक कॉजेस पढ़ते हैं? वो क्या है इकोनॉमिक कॉजेस? ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश का उपनिवेशवाद। अब ब्रिटिश के उपनिवेशवाद को टक्कर कौन देगा? भारत का राष्ट्रवाद देगा, भारत का नेशनलिज्म देगा। अब देखिए दोस्तों, मेरा काम आप लोगों को पढ़ाई के लिए एक रास्ता दिखाना है। मेरा काम आप लोगों को पढ़ाई के लिए एक रास्ता दिखाना है। मैंने अपनी बात करी, आप लोगों से बताया। अब आप लोगों को इन टॉपिक्स को अच्छे से भुनाना है। जिम में अगर आप जाते हैं, वहां पे आपका एक ट्रेनर होता है, तो ट्रेनर आपको बताता है कि इस तरह से एक्सरसाइज करना है, कभी वेट लिफ्टिंग में मदद कर देता है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनर खुद ही पूरे के पूरे डंबल और बारबल लगाता रहता है, उससे तो उसकी बॉडी बनेगी। तो मैंने आपको बता दिया और आपने उसको एक्सरसाइज ही नहीं किया, आपने उसको किताब खोल के पढ़ा ही नहीं, तो उससे आपका लाभ कैसे होगा? आपका लाभ भी इसमें हो, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके इसको आप लोगों को समझने का प्रयास करना। तो यहां से हमने जो मेन बातें निकाली भारतीय अर्थव्यवस्था के आज के स्वरूप के बारे में भी, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर इसी पार्ट से हम थोड़ा सा और चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत मजेदार लग रही होगी, क्योंकि इसमें हम बेसिक से बात कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक जाके बात कर रहे हैं। इसी तरह के और भी सत्रों के साथ मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। और मैंने आपको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो जानकारी दी है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, हमारा जो कोर्स चालू हो रहा है 5 लेक्चर जिसमें होंगे, 26 तारीख से शुरू हो रहा है ये। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ इसमें जुड़ें, आप सभी लोग इसमें मेरे साथ शामिल हो। हम इस पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स को एक बहुत क्रांतिकारी कोर्स बनाएंगे। आप लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कभी इस नज़र से देखा ही नहीं होगा। मैं इसमें आप लोगों से बहुत डेप्थ में उतर के बात करने वाला हूं। प्राचीन भारत का इतिहास आपका मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग, लिंक जो दी गई है, आप लोग इन लेक्चर्स को ज्वाइन करें जो अनअकैडमी पे मैं शुरू करने वाला हूं स्पेशल क्लास के रूप में। और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है, यदि आपको प्रॉब्लम आती है, आप उसमें इनरोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको इनरोल करने में किसी प्रकार की दुविधा आ रही है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वो देखने को मिल जाएगा। टीम आपकी उसमें मदद कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस इनिशिएटिव के बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये अच्छा लगा कि नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।